हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैरिचा हमारी करंट की ये क्लास है। आज 15 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या टीचिंग से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम देने वाले होंगे जैसे सुपर टेट या केवीएस, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। जैसा कि आपको पता होगा अभी कल ही हिंदी दिवस मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस की बात कर ली जाए तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस से ही रिलेटेड, अब हिंदी से ही रिलेटेड हमारे संविधान की कुछ बातें कर ली जाए। मतलब कहने का है कि करंट के साथ साथ हमें करंट को जीएस से भी कोरिलेट करके देखना है। तो संविधान के 343वें अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो यह अनुच्छेद 343 के तहत बताया गया है। हिंदी दिवस की बात कर ली जाए तो सबसे पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो यह 14 सितंबर 1953 ईस्वी को सबसे पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। 1953 ये सन याद रखिएगा, सबसे पहला हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बात कर ली जाए, हिंदी को कब अपनाया गया था? तो भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, मतलब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट था हमारे जीएस के नज़रिए से। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर फेसबुक की बात हो रही है। फेसबुक ने अभी हाल ही में वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ हो जाएगा अरुण श्रीनिवास को। तो यहाँ पर श्रीवास्तव हो गया है, ये गलत है, अरुण श्रीनिवास लिख लीजिएगा। अरुण श्रीनिवास को फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में चुना है। बात हो रही है फेसबुक की, तो फेसबुक से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि फेसबुक के स्थापना की बात की जाए तो 2004 ईस्वी में फेसबुक की स्थापना हुई थी। फेसबुक के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो कैलिफोर्निया में फेसबुक का हेडक्वार्टर है। और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात कर ली जाए तो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन होगा आज की हमारी क्लास का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया था? तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी जो अभियान होता है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया था। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बात की जाए महाराष्ट्र की कैपिटल की, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के सीएम की बात कर ली जाए तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान ये क्यों शुरू किया गया था? तो यह कोरोना वायरस के दौरान, जब कोरोना महामारी फैली तो उसके दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सभी परिवार वालों को अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए, कोरोना से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इस अभियान को शुरू किया था। अब महाराष्ट्र की बात चल रही है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अर्थात बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर ली जाए तो दीपांकर दत्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र का अभी हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बुक अभी हाल ही में आई थी, उस बुक का भी नाम मैंने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया था। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये वहाँ के एक जर्नलिस्ट के द्वारा लिखी गई, गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री से रिलेटेड थी। महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, वो भी ध्यान दे लीजिए, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। तो ये तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने देखा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बात हो रही है यहाँ पर इमामी लिमिटेड की। तो आप बोरोप्लस कंपनी जानते होंगे, तो वह इमामी लिमिटेड की ही है। तो इमामी लिमिटेड कंपनी ने इनका जो हाइजीन रेंज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि हैंड वॉश हो गया, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, ये सारी चीज़ों इसके उत्पाद के लिए इन्होंने अभी अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जूही चावला को। जूही चावला को इमामी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। तो सितंबर मंथ में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, एक बार हम उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कियारा आडवाणी है। कियारा आडवाणी की बात की जाए तो कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तीसरे हैं ड्वेन ब्रेब्रो। ड्वेन वेब्रो की बात कर ली जाए तो इन्हें SBOTOP, क्या SBOTOP, ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ड्वेन वेब्रो को नियुक्त किया गया है। तो ये चारों नाम और जिन भी चीज़ के ये ब्रांड एम्बेसडर थे, हमने वो चीज़ें देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल के खिताब की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाओमी ओसाका को US ओपन टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। किसने? नाओमी ओसाका ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका की बात की जाए तो ये कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। ये कहाँ पर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेला गया था? तो यह बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंको इन्होंने कहाँ इसे किसको हरा कर जीता था यह टेनिस टूर्नामेंट? तो नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंको को हराकर इस US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। यहाँ पर बात हो रही है विमेन सिंगल के खिताब की। विमेन सिंगल का खिताब तो नाओमी ओसाका ने जीता, पर यहीं पर बात कर ली जाए मेन सिंगल खिताब की, तो मेन सिंगल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने मेन सिंगल का खिताब जीता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो बात है यहाँ पर GDP की। अपने इस क्लास से पहले भी हमने GDP रेटिंग को एक दो बार एनालिसिस किया था, मतलब अलग अलग कंपनियों ने GDP का अपना एनालिसिस किया 2021 का। तो अभी तो ये केयर रेटिंग का आ रहा है। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केयर रेटिंग के अनुसार भारत की GDP -8.2% रहने का अनुमान लगाया है 2021 में। अभी हाल ही में क्रिसिल ने भी अपनी GDP रेटिंग को जारी किया था वित्त वर्ष 2021 के लिए, जिसको हमने डिस्कस किया था अपनी करंट की क्लास में। तो क्रिसिल के अकॉर्डिंग -9% भारत की GDP रहेगी 2021 में,
उसके बाद मूडीज़ ने भी अपनी जीडीपी रेटिंग लिस्ट निकाली थी। मूडीज़ की जो जीडीपी रेटिंग लिस्ट थी भारत 2021 के वित्त वर्ष के लिए, उसकी रेटिंग लिस्ट क्या थी? मूडीज़ के अकॉर्डिंग -11.5% 2021 में भारत की जीडीपी रहेगी। तो ये 3 आपको याद रखना होगा, जीडीपी केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग, मूडीज़ के अकॉर्डिंग और क्रिसिल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हो रही है। ये है F1 फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता हुआ है। लुइस हैमिल्टन की बात कर ली जाए तो यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, यह कौन है? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इनकी रैंकिंग क्या थी? फर्स्ट थी। लेकिन यहीं पर सेकंड रैंकिंग की बात कर ली जाए फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स में, तो सेकंड रैंकिंग पर थे वॉल्टेरी बोटास, और थर्ड रैंकिंग की बात कर ली जाए तो अलेक्जेंडर अल्बोन। ये कौन थे? ये थर्ड रेटिंग पर थे, मतलब थर्ड रैंकिंग पर थे। तो फर्स्ट नंबर पर जिस क्रम में ये लिखा हुआ है उसी क्रम में नंबरिंग कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लुइस हैमिल्टन इस ग्रांड प्रिक्स के विजेता थे। सेकंड नंबर पर वॉल्टेरी बोटास और थर्ड नंबर पर अलेक्जेंडर अल्बोन। लुइस हैमिल्टन और वॉल्टेरी बोटास ये दोनों ही मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स हुआ कहाँ पर था? तो इसका आयोजन इटली के मुगेलो सर्किट में हुआ था। कहाँ पर? इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित ये हुआ था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अब आपको ये बताना है। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें इन्होंने अपनी विदेश यात्राओं का वर्णन किया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर उस राज्य का नाम पूछ रहा है जहाँ की सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश को करंट से कोरिलेट किया जाए तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद वर्चुअल अदालतों के जरिए जो सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था वह उत्तर प्रदेश ही था। तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जो कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने कुछ ऐप को जारी किया है, जैसे कि प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐप हैं। और उत्तर प्रदेश का एक करंट से रिलेटेड बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसको बनारस रेलवे स्टेशन अब नाम दे दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश का जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की बात यहीं पर कर ली जाए तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में
सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात कर ली जाए तो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात कर ली जाए तो सारस या क्रोच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के पुष्प की बात कर ली जाए तो राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक का है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा को जापान देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ का? जापान देश का नया प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को चुना गया है। इससे पहले की बात कर ली जाए तो शिंजो अबे इनसे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका सही ना होने के कारण इन्होंने प्रधानमंत्री पद को छोड़ा और अब जो है यह योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है नया प्रधानमंत्री जापान का। जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लीजिए, जैसे कि जापान की कैपिटल की बात कर ली जाए तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी की बात कर ली जाए तो येन जापान की करेंसी है। जापान के संसद की बात कर ली जाए तो डाइट जापान के संसद का नाम है। बाकी जापान के नए पीएम तो योशिहिदे सुगा चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी करंट की 15 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हमने जान लिया जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।